हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, राइट। इसकी रूपरेखा के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस चैनल पे जो भी नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, राइट। फ्रेंड्स, बात करें यदि हम अपवाह तंत्र की, तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी रूपरेखा क्या है, मतलब कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, राइट। क्योंकि यदि हम ऐसे इसकी सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले उसकी यदि हम रूपरेखा बना लें कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक है इसमें, तो हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ पाती हैं, राइट। कि हमको इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतना इतना है हमारे सिलेबस में, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारा नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होता है और चीज़ें हमें एकदम से कंफर्म हो जाती हैं कि हाँ, हमको इतना पढ़ना है और ये हमको चीज़ें जाननी है, राइट। फ्रेंड्स, बात करें तो अपवाह तंत्र में इसकी रूपरेखा देखें हम कि क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, राइट। पहले तो अपवाह तंत्र क्या होता है, देन उसके बाद अभी हम बात करेंगे अपवाह तंत्र क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। बट उससे पहले देख लेते हैं इसका जो भी रूपरेखा है कि भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, राइट। तो इसमें वर्गीकरण की बात करें तो मतलब कि जो अरब सागरी अपवाह तंत्र हो गया और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, ये भारत हो गया अपना, ये दक्षिण भारत का मैं मैप बनाई हूँ। ये कहाँ से, यहाँ पे जो अरब सागर है, तो जो अरब सागर में नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वो कौन सा हो गया, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। देन उसके बाद यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो जो बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ अपना जल गिराती हैं तो वो कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, राइट। इसके बारे में बात करेंगे पूरा एकदम से डिटेल से। फ्रेंड्स, आप लोग धैर्य बना के पूरी मेहनत से लगे रहना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में और एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में बहुत डिफरेंट होता है। और वो क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, बट इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट वही चीज़ें जो पढ़ता है उसको सारी डिटेल से पढ़ता है, देन उसमें से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालता है। मतलब कि वो पूरा उसका डिटेल पढ़ेगा फिर उसका शॉर्ट नोट बनाता है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हमें किसी की नोट्स बनी बनाई मिल जाए या किसी की हमें कॉपी ही मिल जाए तो हम क्या करें, बस जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लें, बाकी सब छोड़ दें। पर ऐसा होता नहीं है। यदि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, राइट। तो इसमें से क्या है, बंगाल अरब सागरी अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, राइट। फिर उसके बाद बात करें तो भारत में अपवाह तंत्र। तो भारत में अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो भारत में हमारा अपवाह तंत्र है तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें इसको क्या किया गया है, दो भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। जैसे कि हिमालयी या उत्तर भारत का जो भी अपवाह तंत्र है, जैसे कि सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ निकलती हैं तो इनका जो विभाजन किया गया है तो क्या है, इसमें इनको भी दो भागों में बांटा गया है। जो भारत का अपवाह तंत्र है, हिमालय या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। जो हमारे दक्षिण भारत की अपवाह तंत्र है और जो भी हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं, राइट। देन उसके बाद बात करें तो हिमालयी अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद आता है हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां। पहले तो हिमालयी अपवाह तंत्र, फिर उसके बाद हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां, इनको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है गंगा नदी तंत्र और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, राइट। इसके बाद हम देखें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आता है। फिर उसके बाद पहले प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये प्रायद्वीपीय समझ रहे होंगे आप, हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो क्या है तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, राइट। तो हमारा जो भारत है वो तीन ओर से, उसका जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर हो गया। तो ये क्या है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है जिसे हम प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी छोटी बड़ी जो भी नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पूर्वी की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं, राइट। क्योंकि कुछ नदियां हमारी क्या है, पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं
और कुछ नदियाँ पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, राइट। देन उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर नदियों के किनारे स्थित कुछ नगर हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनसे कि भारत नदी कौन सी नदी के किनारे कौन सा, जैसे हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। तो ऐसे मतलब आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नदियों के किनारे स्थित कौन कौन से प्रमुख नगर हैं। फिर उसके बाद है कि नदी बहाव प्रवृत्ति कैसी है, नदी का बहाव मतलब कैसा है। देन उसके बाद बात करेंगे हम नदी प्रदूषण। तो नदी प्रदूषण तो सबको पता है कि किसके द्वारा हो रहा है, ज़्यादातर मानव के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। अब घरेलू जो भी हमारा अपशिष्ट पानी है, मतलब गंदा जल है जो, तो वो क्या है, हम लोग जब बहाते हैं तो नालियों के द्वारा वो नदियों में ही जाके मिलता है, जिससे क्या होता है कि नदियाँ हमारी प्रदूषित होती हैं। देन उसके बाद बात करें तो नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि हमारी नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। आपने देखा हमने अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में ही क्या है, भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं पढ़े, जिनमें से कि वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है जल विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं। जो परियोजनाएं बनाई गई थी तो उनमें से क्या है सिंचाई के लिए भी उपयोगी होता है, तो वो सारी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ बन जाती हैं। देन उसके बाद जलप्रपात और झीलें, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें हमें अपवाह तंत्र में पढ़नी है, राइट। तो जलप्रपात और झीलें भी इसी में है, तो इनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। यदि फ्रेंड्स हम बात करें तो यदि इसके थोड़ा सा डिटेल में जाए, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा देश है तो इसको क्या कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी नदियाँ, लगभग 4000 से अधिक, यदि छोटी बड़ी नदियों को मिला के बात करें तो समथिंग 4000 से अधिक नदियाँ ही हमारे कंट्री पे हैं, राइट। जिनमें से क्या है जो 23 बृहद एवं 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियाँ में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारी कंट्री में 4000 प्लस नदियां हैं, उनमें से 23 बृहद यानी कि 23 बड़ी तथा 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियां हैं, राइट। यदि इसमें बात करें हम तो ये जो नदियां हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और ये आज से नहीं है, आदिकाल से ही क्या है मानव के जीविकोपार्जन के साधन रही हैं, राइट। ये अभी का समय नहीं है, हालांकि पहले से ही मानव क्या है, पहले तो और भी कोई सुविधाएं नहीं थी ये ट्यूबवेल वगैरह की, तो पहले आदमियों का जो जीवन था वो किस पे, नदियों पर ही निर्भर रहता था जल के लिए, राइट। तो क्या हो गया कि जो आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन के लिए ये महत्वपूर्ण साधन रही हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो किसी नदी के रेखीय रूप को प्रवाह रेखा कहते हैं, ये भी आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे किसी नदी का रेखीय रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रवाह तंत्र कहते हैं, और कई प्रवाह रेखाओं के योग को हम क्या कहते हैं, प्रवाह संचाल कहते हैं, राइट। देन उसके बाद बात करें कि अववाह तंत्र क्या है, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जलप्रपात, मतलब कि जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहा जाता है, राइट। मतलब निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, किसी एक निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, तथा वाहिकाओं के जाल को हम क्या बोलते हैं, अपवाह। जो वाहिकाओं का जाल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। आप में से जो भी 6 या 7 क्लास की NCERT पढ़ा होगा तो शायद इसी में है, तो उसमें से बहुत अच्छे से ये अपवाह तंत्र समझाया हुआ, राइट। देन उसके बाद बात करें तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात तो जैसे कि हो गया किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती हैं, राइट। देन उसके बाद कि किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र, वहाँ की क्या है, भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहने जो बहते जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करता है, राइट। देन उसके बाद बात करें तो एक नदी तंत्र यानी कि सहायक नदियों सहित
जैसे कि एक नदी तंत्र बोले, नदी तंत्र का मतलब होता है कि उसमें एक नदी नहीं होती है। जैसे गंगा हो गई तो गंगा की कई सहायक नदियां हैं, तो उसको हम गंगा नदी तंत्र बोलेंगे, राइट। तो नदी तंत्र का मतलब होता है कि जो सहायक नदियों सहित मिला के बात करते हैं। जब नदी तंत्र वर्ड है तो समझ लेना कि सहायक नदी इसमें कंक्लूड है, तो सॉरी इंक्लूड है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि द्वारा जो क्या है अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब क्या होता है कि एक नदी तंत्र यानी कि सहायक नदियों सहित द्वारा जो भी अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहा जाता है। जब एक अपवाह द्रोणी क्या करती है, दूसरे से अलग करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट की बात करें तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी यानी कि रिवर बेसिन, जबकि छोटी नदियां हमारी होती हैं तो उनके नदियों व नालों द्वारा जो भी अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, राइट। जो हमारी क्या हो गई बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। तथा जो हमारी छोटी नदियां हो गई या नाले हो गए उनके अववाहित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं, राइट। देन नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात भी याद रखना कि जो नदी द्रोणी है हमारी उसका आकार क्या होता है, बृहद होता है, राइट। देन जो छोटी नदियां होती हैं मीन्स जल संभर होता है उसका आकार छोटा होता है अपेक्षाकृत नदी द्रोणी के, राइट। देन उसके बाद नदी अपना क्या है, जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा एवं जल वेग हो गया, राइट। इसमें से फ्रेंड्स यदि हम इसकी बात करें जो नदियों का वर्गीकरण है मीन्स भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है, तो अरब कौन कौन से हो गए, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो आप लोग रफ पेन लिए होंगे तो इसमें आप नोट कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। इसमें से पहला पॉइंट है कि कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% भाग जिसमें कि सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां शामिल है जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, राइट। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि जो हमारी कौन सी हो गई, ये सिंधु हो गई, सतलज हो गई, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, जितनी भी ये नदियां हैं वो कहाँ पे अपना जल गिराती हैं, तो ये हमारी अरब सागर में आके अपना जल गिराती हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो जो गंगा हो गई, महानदी, कृष्णा, तो यहाँ से गंगा नदी आती है जो ये गंगा नदी है। देन उसके बाद यहाँ महानदी है उड़ीसा में, यहाँ पे हीराकुंड बांध भी है। ये जो भी वीडियो देखा होगा नेक्स्ट वाला उसको पता होगा कि महानदी में ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। देन उसके बाद ये कृष्णा नदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे अपना जल प्रवाहित करती हैं, तो ये सारी नदियाँ, गोदावरी हो गई, ये सारी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं। यहाँ से ये कावेरी नदी है, इन सारी नदियों जो है वो कहाँ गिरती हैं, आके बंगाल की खाड़ी में। तथा जो ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं तो ये कहाँ पे आके गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे कुछ अपवाद है, एक दो नदियाँ जो हैं जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, वो भी अरब सागर में प्रवाहित होती है। इनके बारे में हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि इसके 3-4 वीडियो आगे तब जाके आपको सारी बातें क्लियर हो पाएगी, राइट। यदि फ्रेंड्स इसमें से सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्रोत क्या है, हिमालय पर्वत ही है, राइट। तो ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ हमारा नेपाल में है ना, कुछ भारत में है कुछ ने यहाँ पूरा नेपाल में। तो यहाँ तिब्बत के पठार से क्या है, ये तीनों नदियाँ क्या कौन कौन सी हो गई, सिंधु हो गई, सतलज हो गई और ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ से निकलती हैं, राइट। तिब्बत के पास जो मानसरोवर है वहाँ से निकलती हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ पे है, हिमालय पे ही है। गंगा भी हमारी
हिमालय से क्या है, भागीरथी और अलकनंदा नदी आती है, जो कि कहाँ, देवप्रयाग में मिल जाती है, जिसे हम गंगा बोलते हैं, राइट। तो ये बात भी याद रखनी है कि गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियाँ भी हिमालय से निकलती है। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ एक दो बातें आप और नोट करो कि इसमें से आपको नदियों के बारे में यदि आप पढ़ रहे हो तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी नदियाँ वर्तमान अभी मतलब इनका विकास हो रहा है। कुछ नदियां हैं जो वृद्धावस्था में आ चुकी हैं, तो इनको अपवाह आवृत मतलब कि अपवाह प्रवृत्ति, तो इनकी अपवाह प्रवृत्ति कैसी है, अपवाह प्रवृत्ति, राइट। तो इसमें से क्या है कि पहली तो है कि पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह। इसमें क्या है कि वे नदियां जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थी, राइट। तो ये पूछ लिया जाएगा कि पूर्ववर्ती नदी कौन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो ये आप इसकी डिफिनेशन याद रखो कि पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह जो है, तो इसमें क्या होगा कि वे नदियां जो क्या है हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थी तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखड्ड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, राइट। यहाँ पे जब हमारे हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, राइट, यहाँ पे एक तेथिस सागर था, तो ये नदियाँ क्या है, बहती यहाँ से बहती थी। यहाँ पे पहले हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो वहाँ से बहती थी और अपना जो जल है वो तेथिस सागर में ही जाके गिराती थी। तो ये इनमें से पूर्ववर्ती नदियाँ, जैसे कि हम बात करें तो जो हमारी सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, राइट। और इसमें क्या है कि जब ये नदियां अभी भी वहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं, जैसे जैसे हिमालय का विकास होता जा रहा है, तो ये नदियां क्या है कि अभी भी उसी स्थिति में है, मीन्स उसी जगह पे अभी भी बनी हुई है। ये गहरा क्या है, महाखड्ड बना लेती है। जैसे ये हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, तो ये हिमालय हो गए, तो यहाँ से क्या करती हैं, ये ऐसे इसको, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पे नदियाँ हैं तो ये यहीं पे है, यहाँ से गहरा जो है वो गार्ज का निर्माण कर देते हैं, राइट। देन उसके बाद बात करें तो अनुवर्ती नदियाँ, इसमें से अनुवर्ती नदियाँ कौन सी हो जाएगी कि वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, तो कौन सी नदियाँ कहलाती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कौन सी है, अनुवर्ती नदियां हैं, राइट। ये जो हम बोल रहे हैं आप उसको एज इट इज लिख लेना, क्योंकि आपको जब भी अभी आप हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, इन सब की जो भी नदियां हैं उनमें आपको ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे और ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी नदी मतलब इनकी अपवाह प्रवृत्ति क्या थी, पूर्ववर्ती कौन सी नदियां हैं, अनुवर्ती कौन सी नदियां हैं, परवर्ती कौन सी हैं, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद हम बात करें तो परवर्ती नदियां, परवर्ती नदियाँ मतलब कि चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियाँ और गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं, गंगा अपवाह तंत्र के परवर्ती अपवाह का उदाहरण है, राइट। जो कौन कौन सी हो गई, ये सोन, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, यमुना हो गई और सोन नदी हो गई, ये सारी क्या है कि एक समकोण बनाती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गंगा अपवाह तंत्र के परिवर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो हमारा गंगा अपवाह तंत्र है वो हमारी परवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, राइट, परवर्ती अपवाह का। देन उसके बाद आता है कि ध्रुमाकृतिक अपवाह, मतलब कि वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुमाकृतिक अपवाह, राइट। देन उसके बाद आता है जालीनुमा अपवाह, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि यह एक आयताकार प्रतिरूप है जहाँ मतलब कि संरचनात्मक नियंत्रण के दो सेट यानी कि ढांचे समकोण पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कंटकीय प्रतिरूप, यानी कि अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहां मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम में एक असंगत सम्मिलन नजर आता हो, राइट। जैसे कि कोई एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है और उसमें से क्या है कि जैसे ये सहायक नदी मिल रही हैं, उनमें एक क्या बोले कि मतलब असंगत सम्मिलन नजर आता हो, उसे हम क्या कहते हैं,
कंटकीय अपवाह, राइट। देन उसके बाद आता है कि आयताकार अपवाह। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह अपवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदी के बीच यानी समकोण घुमाव एवं समकोणीय सम्मिलन हो, राइट। तो ये जितने भी हमारे क्या हैं अपवाह प्रवृत्ति हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बारे में जो भी इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिंधु मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो।